हेलो स्टूडेंट्स, हाई स्पीड क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं डी एस राजपूत आपका आज से अनसॉल्व पेपर यूपी बोर्ड का स्टार्ट करने वाला हूं। आपको पता है कि यूपी बोर्ड में अनसॉल्व को प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो फिजिक्स का अनसॉल्व जो है ना, आज से मैं आपको बताने वाला हूं, सॉल्व करवाने वाला हूं। आज से अपन 2020 के सेट नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। तो अपना एक ही लेक्चर में एक पूरा सेट कंप्लीट करेंगे, वन शॉट कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना, ताकि आपको ढूंढने में, चैनल पे बहुत ज़्यादा वीडियो हो गए ना, तो आपको सेट ढूंढने में प्रॉब्लम ना आए। और इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना देंगे अपन, ठीक है ना। तो अगर आप जुड़े रहेंगे तो मैं धीरे धीरे अब रोज़ नहीं तो दूसरे तीसरे दिन में आपको अनसॉल्व के एक सेट का एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत में जैसा पता है कि आपको 2020 का सेट जो है ना, पहला सेट है ये, और इस सेट का मॉडल ये दे रखा है आपको 346XS, ठीक है ना। तो आप अपने पास अनसॉल्व निकाल लें और रफ निकाल लें, वहां पे इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। ऐसे वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। एक रफ ले लें उसमें और एक आप अपनी अनसॉल्व पेपर निकाल लें, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ हमने लिखे जरूर हैं लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, फिर मैं लिखूंगा नहीं, ओनली नंबरिंग होगी अपनी, ठीक है ना। हाँ, तो चले शुरुआत करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपका 2020 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि विद्युत फ्लक्स जो है ना, भौतिक राशि है, थ्योरी में पढ़ी होगी आपने। तो विद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है फाई सफिक्स ई इज इक्वल टू, ये होता है ई ए कॉस थीटा। ओके, विद्युत फ्लक्स का ये मात्रक होता है। अब आपको पता है कि मात्रक निकालने में और विमा निकालने में कॉस थीटा का कोई रोल नहीं होता। तो कॉस थीटा को हम यहाँ से हटा देंगे, हमें फाई सफिक्स ई का मात्रक चाहिए। अब यहाँ देखो ई जो है ना, ये वाला ई होगा आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये जो ए है ये है आपका एरिया। तो ई का मात्रक जो होता है आपका, ई का मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर, और इनटू एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर यहां से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये बचेगा आपका वोल्ट इंटू मीटर। तो वोल्ट इंटू मीटर कौन सा ऑप्शन सही है आपका, वोल्ट इंटू मीटर, सी ऑप्शन आपका एकदम सही है। ओके, तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं, देखो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है ना, खा क्वेश्चन जो है ना आपका, वो कटा हुआ है आपके सिलेबस से, जो कोरोना में जो आपका 30% सिलेबस हटा हुआ है उसमें, ठीक है ना। अब इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक प्रत्यावर्ती परिपथ में R इज इक्वल टू दे रखा है 100 ओम, XL इज इक्वल टू दे रखा है 200 ओम, और XC इज इक्वल टू दे रखा है फिर से 200 ओम, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है ना। और आरोपित वोल्टता तथा प्रवाहित धारा में कलांतर क्या है, आरोपित वोल्टता तथा प्रवाहित धारा में कलांतर क्या है। तो ये जो है ना आपका AC वाले चैप्टर से है, ठीक है ना, AC वाले चैप्टर से आपका ये क्वेश्चन है। और हाँ, तो अब यहाँ देखो सेकंड, हाँ थर्ड का क्वेश्चन। अब इसमें देखो करना क्या है समझो, देखो जब आपका XC एंड XL इक्वल होते हैं ना, XC एंड XL, ये देखो इन दोनों की वैल्यू इक्वल है ना, XC एंड XL की वैल्यू इक्वल है। तो जब इक्वल होते हैं तो रेजिस्टेंस, वो जो आपका सर्किट होता है ना, उसमें केवल R का रोल रहता है। उसमें किसका रोल रहेगा, R का, जो आपका 100 ओम है। तो जब किसी सर्किट में ओनली R का रोल होता है ना, तो वहां पर वोल्टेज और करंट जो है ना साथ साथ चलते हैं। तो वहां पे उनका फेज डिफरेंस जो है ना, कलांतर जो है ना, कितना आता है, 0 डिग्री आता है। कितना आता है, 0 डिग्री आता है, याद रखना है हमेशा, ठीक है ना। चलो इसको नोट करना हो तो कर लो जल्दी से, नहीं तो मैं इस साइड का रफ कर रहा हूं, क्योंकि आगे के ये क्वेश्चंस को सॉल्व इसी पे करेंगे, ठीक है ना। रफ कर दूं, हाँ। और इसके बाद वाला जो है ना वो भी कटा हुआ है, इसके बाद वाला जो है ना घा क्वेश्चन जो है ना आपका, वो भी कटा हुआ है, ध्रुवण कोण वाला। यदि ध्रुवण कोण अल्फा हो तो तथा क्रांतिक कोण बीटा हो तो इनमें रिलेशन बताओ। तो ये भी हटा हुआ है आपके सिलेबस से, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इसमें ऑब्जेक्टिव अभी जी चल रहे हैं, ठीक है ना। फिर इसमें देखो
एक ही वेग से गतिमान निम्नलिखित में से किस कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगी। अब यहां देखो, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, ठीक है ना, और एक है आपका अल्फा कण। इनमें डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य किसकी कम होगी, किसकी कम होगी, किस कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य सॉरी अधिकतम होगी। अब यहां देखना, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी। ओके, अब यहां देखो, एक ही वेग से, अब सभी कणों का वेग सेम है, यानी कि ये फॉर्मूला होता है बेटा डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का, ठीक है ना। अब यहां देखो, वेग सबका सेम है, वी सबका सेम है, एच तो कांस्टेंट होता है, तो जो लैम्डा होगा वो किसके डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, लैम्डा जो है ना एम के व्युत्क्रमानुपाती हो गया, ठीक है ना। तो जिसका एम कम होगा उसका लैम्डा ज्यादा होगा और जिसका एम ज्यादा होगा उसका लैम्डा कम होगा। अब हमें पता है कि अल्फा कण का जो द्रव्यमान है वो सबसे ज्यादा होता है, तो एम अल्फा कण के लिए एम ज्यादा होगा तो इसकी तरंगदैर्घ्य कम होगी। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो लगभग इक्वल लेते हैं हम लोग, तो और हाँ, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है, तो सबसे कम द्रव्यमान किसका हुआ, इलेक्ट्रॉन का। सबसे कम द्रव्यमान किसका हुआ, जिसका द्रव्यमान कम उसकी लैम्डा ज्यादा, उसकी तरंगदैर्घ्य अधिकतम। तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य किसकी अधिकतम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा हो जाएगी कम, इलेक्ट्रॉन की। वेग कम है ना, तो सबसे ज्यादा डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य किसकी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी मैक्सिमम। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति, ये आपतित प्रकाश की आवृत्ति है तथा निरोधी विभव आपका V0 है, के बीच खींचे गए वक्र की ढाल होती है, के बीच खींचे गए वक्र की ढाल होती है। तो अब यहां देखो, मैं बता दूं आपको कि ग्राफ किस किस के बीच खींचना है, न्यू और V0, ठीक है ना। तो H न्यू ये फोटोन की एनर्जी होती है ना, फोटोन की एनर्जी, फोटोन की ऊर्जा जो है ना, जब कोई जैसे कोई पदार्थ है और यहाँ पे प्रकाश गिर रहा है, ठीक है ना, इसके ऊपर प्रकाश आपतित हो रहा है, तो प्रकाश में क्या आ रहे हैं, फोटोन आ रहे हैं, और एक फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, H न्यू, एक फोटोन की ऊर्जा होती है H न्यू, और ये जो है ना, ये ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों के ऊपर गिरती है, तो इलेक्ट्रॉन जो है ना पूरी एनर्जी को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने पास ले लेता है, और फिर वो एनर्जी जो है ना इलेक्ट्रॉन दो जगह वो करते हैं यूटिलाइज, दो जगह खर्च करते हैं, एक तो कार्यफलन और एक होती है उनकी गतिज ऊर्जा, मैक्सिमम गतिज ऊर्जा, ठीक है। और मैक्सिमम गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, मैक्सिमम गतिज ऊर्जा होती है आपकी EV0 के बराबर, किसके बराबर है, EV0 के। अब फाई इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये हो जाएगा H न्यू माइनस फाई जीरो। अब V0 इज इक्वल टू हो जाएगा H अपॉन E न्यू माइनस फाई जीरो अपॉन E। अब ग्राफ किस किस के बीच खींचना है, V0 और न्यू के बीच में ग्राफ खींचना है, यहाँ दोनों की पावर 1 है ना, तो स्ट्रेट लाइन आएगी, सीधी रेखा, ठीक है ना। तो जब हम इसकी तुलना y बराबर mx प्लस c से करेंगे ना, तो m होती है आपकी ढाल, m क्या होती है, ढाल, तो m बराबर क्या बन जाएगा आपका h बटे e, ये c बराबर माइनस के फाइव बटे e, और ये इसको हमने y अक्ष पे दर्शाया है, इसको x अक्ष पे दर्शाया है, तो ये जो रेखा है ना वो y बराबर mx प्लस c के रूप की बन गई, किसके रूप की बन गई। अब मैथ वाले सोच समझ रहे होंगे क्योंकि उन्होंने पढ़ रखा है कि y बराबर mx प्लस c क्या होता है, तो m बराबर आ जाएगा h अपॉन e। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है हम लोगों को, ये बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, इसको नोट करो, आप इसको जल्दी से नोट करो। चलो अब इसमें देखो सेकंड क्वेश्चन की अपन डिस्कशन कर ले रहे हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है अपना, सेकंड क्वेश्चन जो है ना आपका एक एक नंबर का है, और अब ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, अब इसमें आपको लिखना पड़ेगा, ये सब्जेक्टिव आ गए। ओके, अब इसमें लिखना पड़ेगा, तो इसमें एक परिभाषा लिखनी है,
अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा लिखनी है। अब अवतल लेंस होता क्या है, इस टाइप का जो लेंस बनता है ना वो आपका अवतल लेंस होता है और ये इसका प्रकाशिक केंद्र होता है। ये अवतल लेंस है और उत्तल लेंस ऐसे बनता है, ठीक है ना। तो ये अवतल लेंस है और ये जो इनका जो सेंटर होता है ना इसको सी से दर्शाते हैं, इसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। अब इसमें देखो अवतल लेंस का जो सेकंड फोकस है ना, द्वितीय फोकस अवतल लेंस का, इस पे चर्चा नहीं कर रहे अपन। द्वितीय फोकस आपको बताना है कहाँ होता है, तो हम लोग क्या करने हैं, द्वितीय फोकस बताने के लिए इसमें तो पहली बात तो ये इनका अक्ष बना लो, ये मुख्य अक्ष है। क्या होता है ये मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है। अब ध्यान से सुनना, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें डालो, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें डालो तो ये प्रकाश किरणें जो है ना फैल जाती है। जो अवतल लेंस जो है ना किरणों को क्या करता है, फैलाता है। अगर आप यहां से देखोगे तो आपको ये लगेगा कि ये प्रकाश किरण जो है ना यहां से आई होगी, यहां से देखोगे तो आपको लगेगा कि ये प्रकाश किरण यहां से आई होगी। तो जहां से ये आती हुई प्रतीत होती है ना, यही इसका द्वितीय फोकस होता है। देखो इसमें परिभाषा बतानी है तो इसमें क्या लिखा है, लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। इधर से आप देखोगे यहां इनका अपवर्तन हो गया और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, आप यहां से देखोगे तो आपको लगेगा कि ये यहां कहीं से आ रही होंगी, आपको ये थोड़ी पता कि मुड़ के आ रही है, ठीक है ना। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये द्वितीय फोकस होगा, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस होगा। ओके, अब इसका सेकंड क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस है। रेडियो एक्टिविटी हटी हुई है आपके सिलेबस से, रेडियो एक्टिविटी हटी हुई है, ठीक है ना। चलो इसके बाद आपका गा क्वेश्चन आ रहा है, प्रकाश विद्युत कार्यफलन का अर्थ समझाइए। प्रकाश विद्युत कार्यफलन का अर्थ समझाइए। तो ये चित्र बना लो जल्दी से, मिटा दें। चलो अब इसमें देखो कार्यफलन क्या होता है। कार्यफलन देखो, जैसे कोई मटेरियल है, कोई भी पदार्थ है, जब इस पे प्रकाश गिरता है, जब इस पे प्रकाश गिरता है तो इसमें फोटॉन्स आते हैं। क्या आते हैं, फोटॉन्स। और एक फोटोन की ऊर्जा होती है h न्यू, ये न्यू आवृत्ति होती है, तो हम आवृत्ति की जगह f भी यूज कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी hf, ठीक है ना। तो ये जब फोटोन इसमें गिरते हैं तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पदार्थ के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से निकलेंगे ना तो इसका जो पदार्थ का जो सरफेस होता है ना, यहां पर क्या होता है कि इस सरफेस को पार करने के लिए, इस पृष्ठ को पार करने के लिए कुछ एनर्जी, कुछ न्यूनतम ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। वही न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन कहलाती है। समझ गए ना। परिभाषा के तौर पे यहां पे देखो क्या लिखा है, आपतित प्रकाश के फोटोन की वह न्यूनतम ऊर्जा, आपतित प्रकाश के फोटोन की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है। मतलब इस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएं, निकल जाएं, उत्सर्जित हो जाएं। जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना उनको प्रकाश इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन। उनको उत्सर्जित करने के लिए हमें जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, वही अपना क्या कहलाता है, कार्यफलन। मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा होती है, ये ध्यान रखना। और उस धातु का कार्यफलन कहलाती है। इसे हम W या φ0 से प्रदर्शित करते हैं। अभी जो इक्वेशन बनाई थी φ0 वाली, वो इसी की है, इसी चैप्टर की है। ओके, चलो अगली बार नोट कर लो इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं, हाँ इसके बाद वाला कटा हुआ है, वॉटहीन धारा का अर्थ क्या है। ये कटा हुआ है, वॉटहीन धारा है नहीं आपके सिलेबस में। सिलेबस में तो है, ये कोरोना में जो आपका सिलेबस कम हुआ है ना, वो वाला कटा हुआ है, वहां से कटा हुआ है। जब ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर उसमें होगा ये पॉइंट। ओके, ये क्वेश्चन क्या है, विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। विभव प्रवणता क्या है, विभव प्रवणता, इसको दो तरीके से अपन डिफाइन कर सकते हैं। एक तो विभव प्रवणता जो होती है ना आपकी, विभव प्रवणता, इसको एक तो dV/dr भी बोलते हैं। दूरी की दिशा में या दूरी के साथ या दूरी के सापेक्ष
विभव परिवर्तन की जो दर है उसको विभव प्रवणता कहते हैं। दूरी के आर दूरी है ना, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। लेकिन परिपथ वाले चैप्टर में जो किरचॉफ के नियम आते हैं ना, उस वाले चैप्टर में जो है ना क्या है कि एक परिभाषा और है, विभव मापी। आपने सुना होगा एक इंस्ट्रूमेंट होता है विभव मापी, जो सेल का विद्युत वाहक वाला किसी सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं, जिससे विभवांतर नापते हैं ना, वो विभव मापी है। तो इन्होंने ये एक परिभाषा और बना रखी है कि जो विभव मापी का जो तार है, विभव मापी में कितना लंबा तार यूज करते हैं हम लोग, 10 मीटर लंबा तार यूज करते हैं, ठीक है ना। तो विभव मापी का जो तार है, उस तार की एकांक लंबाई पर, उस तार की एकांक लंबाई पर जो विभव पतन होता है ना, उसको विभव प्रवणता बोलते हैं। देखो लिखा है ना, विभव मापी के तार की प्रति एकांक लंबाई पर विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। अब आप सोच रहे हो सर विभव पतन क्या है? विभव पतन का मतलब होता है वोल्टेज ड्रॉपेज, कितना वोल्टेज वहां पे ड्रॉप होता है, समझिए ना, वो होती है आपकी विभव प्रवणता। फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसमें, सेकंड क्वेश्चन का मतलब सेकंड का लास्ट, सेकंड का लास्ट। तो सेकंड का जो लास्ट है वो इसमें कह रहे हैं चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राह्यता को परिभाषित कीजिए। तो चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राह्यता को दर्शाते हैं I सफिक्स S से, और इसका फॉर्मूला होता है फाई बटे I। अब फाई क्या है? तो आप ऐसे समझो कि जो धारा मापी उसमें नंबरिंग पड़ी होती है, यहाँ आपकी 0 पड़ा होगा, फिर यहाँ थोड़ी देर बाद यहाँ 5 होगा या 10 होगा, फिर यहाँ 20 होगा, फिर यहाँ पे 30 होगा, ठीक है। ऐसे ही इधर भी 10, ठीक है, 20 और यहाँ पे 30, और ये इसकी सुई है, ओके, धारा मापी की। अब यहाँ देखो एक कॉलम जो है ना आपका, एक कॉलम मतलब मान लो इतना छोटा सा ये एक कॉलम है, एक कॉलम इतनी धारा प्रवाहित करनी है कि सुई एक कॉलम पे हट जाए, ये वाला कोण फाई माना जाता है, समझ गए ना। तो यहां से इतनी धारा प्रवाहित करो कि उसका एक कॉलम के लिए सुई थोड़ी सी विक्षेपित हो जाए। वही इसमें कह रहे हैं ना कि धारा सुग्राह्यता जो होती है ना, कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। प्रति एकांक क्यों कहते हैं कि जो बटे में है ना उसको प्रति एकांक करके बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो एकांक धारा के लिए मतलब आप इकाई धारा, छोटी सी धारा, मान लो अगर अपन एम्पियर की बात कर रहे हैं ना तो 1 एम्पियर ले लो, मिली एम्पियर की बात करें तो 1 मिली एम्पियर ले लो, माइक्रो एम्पियर की बात करें तो 1 माइक्रो एम्पियर ले लो, 1 लेनी है। तो आप धारा की वैल्यू 1 लो, उस एक धारा में एक धारा जैसे प्रवाहित करोगे तो धारा मापी की जो सुई जितना विक्षेपित हो जाएगी वो कोण कहलाता है फाई। वो कोण क्या कहलाता है? फाई। और उसको विक्षेप वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विक्षेप बोलते हैं। तो एकांक धारा के लिए धारा मापी की सुई का जितना विक्षेप होगा उसको धारा मापी की सुग्राह्यता कहते हैं। और इसका एक फॉर्मूला और होता है NAB/C, ये तुम्हें थ्योरी में पढ़ा हुआ होगा, ठीक है ना। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब इसके बाद अपन डिस्कस कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन, ओके, नोट कर लो इसको जल्दी से, ओके। अपन स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको खंड सा आ जाता है इसमें, और खंड तीसरे का, ठीक है ना। क्वेश्चन ही लिखूंगा मैं, आपके पास अनसॉल्व होगी तो आप वहां से देखें, ठीक है ना। तो अब इसमें ये कह रहे हैं कि एक प्रेरकीय प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर क्या होता है? इस परिपथ में प्रेरण प्रतिघात का सूत्र बताओ। अब यहां देखो, जब यहां पे ये स्प्रिंग जैसा जो होता है ना, इसको हम L से डोनेट करते हैं, ओके। जब इसमें AC करंट हम लोग प्रवाहित करते हैं ना, AC करंट हम इसमें फ्लो करते हैं, जैसे ये होता है ना, ये आपका R होता है और बराबर प्लेटें होती हैं, ये इसका आपका C होता है। तो ये LCR इस चैप्टर में अच्छा खासा चलता है रोलिंग का, ठीक है ना। तो जब हम L लगाते हैं ना AC, ये AC सोर्स है, मतलब प्रत्यावर्ती धारा सोर्स है, ठीक है ना। तो AC सोर्स की वोल्टेज हम लोग क्या लेते हैं? V=V0 sin ωt, ठीक है ना, या फाई भी यूज कर लेते हैं कलांतर के तौर पे। तो यहां पे क्या होता है, जैसे हम अपन यहाँ फाई यूज करते हैं, तो यहां पे क्या होता है कि करंट I जो है ना आपका और V वोल्टेज, इनके बीच में 90 डिग्री का कलांतर आ जाता है।
और ये कैसे आता है, ये डेरिवेशन जब अपन सॉल्व करते हैं ना तभी। यहाँ आपको डेरिवेशन सॉल्व नहीं करना, इसमें कह रहे हैं लिखना है, केवल लिखिए। जस्ट 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो इसमें 2 चीजें पूछे हैं। प्रेरणिक प्रतिघात का फॉर्मूला भी पूछा है एक्सएल का, तो एक्सएल का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल। तो यहाँ पे क्या होता है कि केवल लिखना है, तो मैं छोटा क्वेश्चन है, तो कलांतर कितना है 90 डिग्री। याद रखना है जब एल लगाते हैं तो वोल्टेज और करंट में 90 डिग्री का कलांतर होता है, और जब सी लगाते हैं तब भी 90 डिग्री का कलांतर होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ वोल्टेज आगे होता है करंट पीछे, और यहाँ करंट आगे होता है वोल्टेज पीछे, ठीक है ना। और यहाँ जब आर लगता है ना, आर, तो वोल्टेज और करंट साथ साथ चलते हैं, यहाँ कलांतर 0 होता है। यहाँ पे कलांतर क्या होता है 0 होता है। सी लगाते हैं तो कलांतर 90 डिग्री होता है। यहाँ पर वोल्टेज आगे होता है, करंट पीछे होता है, और यहाँ वोल्टेज पीछे होता है, करंट आगे होता है, और यहाँ वोल्टेज और करंट साथ साथ चलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ कलांतर इस आंसर का क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और प्रेरणिक प्रतिघात का फॉर्मूला हो जाएगा आपका कितना ओमेगा एल। ओके, नोट कर लो इसको जल्दी से। थर्ड का सेकंड क्वेश्चन, थर्ड के सेकंड क्वेश्चन में दे रहे हैं तरंग दैर्घ्य लैम्डा कितना दे रहे हैं आपको, लैम्डा दे रहे हैं 5 × 10⁻⁷ मीटर। आपसे कह रहे हैं फोटोन की ऊर्जा का मान वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताओ। तो फोटोन की ऊर्जा जो होती है वो होती है ई का फॉर्मूला होता है एच न्यू, ठीक है ना, और न्यू का मान होता है C/λ। तो यहाँ ई बराबर आ जाएगा आपका HC/λ। अब h की वैल्यू होती है 6.63 × 10⁻⁻34, और c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸, और लैम्डा कितना दे रखा है 5 × 10⁻⁷, ठीक है ना। तो यहां देखो E = कितना हो जाएगा, समझो ये 7 यहां से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहां पे पावर कितनी बचेगी 27, पावर कितनी बचेगी 27, ठीक है ना। और 27 से 8 यहां से हटाओगे तो ये 19 बचेगा। क्या बचेगा 19। तो 6.63 × 3/5 × 10⁻⁻19, ठीक है ना। अब इसमें इनका कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो इनका कैलकुलेशन आपका आ जाएगा, आप जो है ना कैलकुलेशन करें, कैलकुलेटर पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें, ठीक है ना। 6.63 × 3 = 5, तो 3.97 ये आ जाएगा आपका 3.97 × 10⁻कितना 978 × 10⁻⁻19। यहाँ जो आंसर आया ये जूल में आया। अगर इसी आंसर में हम लोग इलेक्ट्रॉन के चार्ज का डिवाइड कर दें, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का डिवाइड कर दें, अब ये आंसर आ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आंसर किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 3.978 में डिवाइड कितने का करना है आपको 1.6 का 2.48, तो ये हो जाएगा आपका 2.486 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ये 10⁻19 ये तो कैंसिल आउट हो गई, ठीक है ना। इसको सिग्निफिकेंट करोगे तो ये 2.49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, और इसका आंसर जो है 2.475 दिया है। चलो अप्रोक्सीमेट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना चल जाएगा। ओके, नोट कर लो इसको जल्दी से। चलो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, थर्ड का गा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसमें कह रहे हैं कि यदि प्रिज्म का कोण
प्रिज्म को कोण को हम लोग दर्शाते हैं, प्रिज्म कोण को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से, ओके। और न्यूनतम विचलन कोण बराबर हो, न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है, न्यूनतम विचलन कोण इज इक्वल टू होता है आपका डेल्टा सफिक्स एम, ठीक है ना। क्वेश्चन में कह रहे हैं ये दोनों अगर बराबर हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n हम लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है ना। और कभी कभी अपवर्तनांक को हम लोग म्यू से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, म्यू से। अब यहाँ देखो n का फॉर्मूला होता है साइन डेल्टा सफिक्स m प्लस a अपॉन 2 अपॉन साइन a/2, ये फॉर्मूला होता है। अब कंडीशन सवाल में ये दे रखी है कि प्रिज्म कोण जो है ना किसके बराबर है, न्यूनतम विचलन कोण के, यानी कि डेल्टा के बराबर है, ओके। तो इस ऊपर वाले डेल्टा की जगह क्या रख दोगे, a रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस a अपॉन 2 और यहाँ हो जाएगा साइन a/2। अब यहाँ देखो, यहाँ करते हैं अपन a और a कितना हो जाएगा 2a, तो 2a/2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा साइन a/2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका साइन a अपॉन साइन a/2। अब यहाँ देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है एक त्रिकोणोमेट्री में 2 साइन थीटा कॉस थीटा, होता कि नहीं होता। अब यहाँ देखो 2 थीटा है ना, तो यहाँ थीटा रह गया, हाफ एंगल ये तोड़ते हैं, हाफ एंगल में ये टूटे जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखो यहाँ a है, तो साइन a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन a का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन a/2 कॉस a/2, ठीक है ना। ये फॉर्मूले में बायोलॉजी वाले बच्चों की वजह से लिख देता हूं। तो यहां देखो साइन a की जगह क्या लिख दोगे, साइन a की जगह लिख दिया जाएगा 2 साइन a/2 कॉस a/2 और अपॉन में कितना कॉस a, नहीं अपॉन में कितना साइन a/2, ठीक है ना। अब यहां देखो साइन a/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका 2 कॉस a/2, ओके। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, नोट कर लो इसको जल्दी से और आगे करवाते हैं सॉल्व। चलो तो अब अपन आगे चलते हैं और आगे जो है ना अपन थर्ड क्वेश्चन कर रहे थे। तो थर्ड क्वेश्चन में अपन का, खा और गा ये डिस्कस कर चुके हैं, ओके। ये और इसके बाद जो आपका घा क्वेश्चन है ना, ये आपके आउट ऑफ सिलेबस है, 30% कोरोना में जो हटा हुआ है सिलेबस उसमें है, गेट हट गए हैं, ठीक है ना बेटा। जो अपने लॉजिक गेट होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लास्ट टॉपिक में जो होते हैं ना वो हट गए हैं। अब अपन डिस्कस करेंगे फोर्थ क्वेश्चन पे, ओके। तो फोर्थ क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। फोर्थ क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन आपको देखो जब भी ये वीडियो देखा करो तो अनसॉल्व अपने साथ होना चाहिए और नोटबुक अपने पास होनी चाहिए, ठीक है ना, रफ वाली, वैसे नहीं रफ, ठीक है ना। तो इसमें ये कह रहे हैं कि देखो चौथे का जो का क्वेश्चन है ना, उसमें कह रहे हैं एक उत्तल लेंस है और एक अवतल लेंस है और उनकी क्षमता दे रखी है आपकी 10 डायोप्टर एवं 2 डायोप्टर, ठीक है ना। तो अवतल लेंस और उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है P1 वो दे रखी है 10 डायोप्टर और अवतल लेंस की क्षमता दे रखी है, वो दे रखी है 2 डायोप्टर। और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है ना, इसको P2 मान लेते हैं और ये माइनस में होगी। अवतल लेंस की क्षमता किस में होती है, माइनस में होती है, ओके। तो इसकी टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी, P1 प्लस P2, तो ये हो जाएगा आपका 10 - 2, तो P हो जाएगा आपका 8 डायोप्टर, ओके। हाँ, अब आपसे पूछा क्या है इसमें, आपसे कह रहे हैं कि संपर्क में रखे दोनों लेंसों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति आपको निकालनी है। अब यहाँ देखो u कितना दे रखा है सवाल में, u दे रखा है 25 सेंटीमीटर और आपसे v पूछा है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि लेंस है तो 1/f = 1/v - 1/u, ये वाला फॉर्मूला लगना है। अब हमें u तो पता है और v निकालना है, f नहीं पता, तो f निकालेंगे यहाँ से, f यहाँ से निकालेंगे। देखो p = होता है 1/f, तो f = क्या हो जाएगा 1/p। तो इसमें देखो p की वैल्यू रखेंगे 1/8, तो ये मीटर में आता है।
अगर हम इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो ऊपर कितने का डिवाइड करो मल्टीप्लाई करोगे 100 का, तो अब ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो इसको 4 से कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगा 25/2, तो ये सेंटीमीटर में आ गया। अब यही फॉर्मूला लगा दो 1/f = 1/v - 1/u, तो यहाँ हो जाएगा 25/2 = 1/v - यहाँ u की जगह क्या रखोगे, यहाँ हो जाएगा -25, u जो है ना आपका माइनस में होगा, ठीक है ना। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 पलट के ऊपर पहुंचेगा तो 2/25 बराबर 1/v, और ये हो जाएगा प्लस 1/25। 1/25 इधर ट्रांसफर करोगे तो ये माइनस में आ जाएगा, ओके, और इक्वल टू कितना 1/v। अब सेट करोगे इसको एलसीएम वगैरह लेके तो ये 1/25 बचेगा और बराबर में 1/v, पलटी मारोगे तो v इक्वल टू आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी कि आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा 25 सेंटीमीटर पे। अब इसमें ये कह रहे हैं कि जो लेंस जो है ना, 2 लेंस हैं, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस, दोनों को मिला के रखा है, तो मिलाने से जो टोटल लेंस बना, जो संयुक्त लेंस बना, वो कौन सी नेचर का होगा, वो उत्तल होगा कि अवतल होगा। तो यहां से देखो फोकस दूरी प्लस में आ गई ना, तो उस लेंस की प्रकृति क्या होगी, उत्तल लेंस की होगी। अगर ये माइनस में आ जाती तो अवतल की होती, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा, इसको नोट कर लो जल्दी से। अब यहां देखो खा जो है ना, इसका खा वो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का है, वो अभी करवाते हैं हम आपको। और इसका जो गा है और घा, ये दोनों सिलेबस से हटे हुए हैं, तो मतलब इसमें हमें केवल एक क्वेश्चन और करना है, फिर अपन, हाँ एक और है, ये वाला और है, ठीक है ना, वो भी करेंगे, ये भी है आपके सिलेबस में। तो ये दोनों आपके सिलेबस से हटे हुए हैं, तो अपन 2 डिस्कस क्वेश्चन और कर रहे हैं, फिर अपना 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपन चलेंगे 5th क्वेश्चन पे, ओके, नोट कर लो इसको जल्दी से। अब अपन बात कर रहे हैं 4th के गा क्वेश्चन पे, ओके, सॉरी खा क्वेश्चन पे, गा तो हटा हुआ है। अब यहां देखो करना क्या है समझो, इसमें यंग के द्विछिद्र रेखा, यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है ना, वहां से फ्रिंज चौड़ाई निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है, फ्रिंज चौड़ाई, ओके। तो फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला आपसे प्रूफ करवाते हैं, तो ये सेटअप हम आपको पूरा समझाते हैं कैसे करना है, समझो। देखो यहां हम लोग लेते हैं एक सोर्स, लेते हैं लाइट सोर्स, ठीक है ना, इसके आगे सामने एक पर्दा लगा देते हैं, यहां पे बराबर दूरी पर, S से बराबर दूरी पर 2 पतली पतली क्या बना देते हैं, स्लिट बना देते हैं। स्लिट जानते हैं ना, सुई, जैसे सुई है, उसको छेद कर दो किसी कागज वगैरह में, तो वहां एक छेद बन जाएगा थोड़ा सा, उसको स्लिट नहीं बोलेंगे। ब्लेड से पतला पतला कट करो तो वहां जो छेद बनेगा उसको स्लिट बोलते हैं। तो इन दोनों को हमने S1 और S2 मान लिया। अब ये देखो S1 और S2 है ना, वो S से बराबर दूरी पर होंगे। तो अब यहां देखो ये एक सिंगल सोर्स है, इस सिंगल सोर्स को हमने विभाजित करके 2 सोर्स बना लिए, S1 और S2। एक सोर्स को विभाजित करके 2 सोर्स बना सकते हैं, ठीक है ना। और ये दोनों सोर्स भी एक बल्ब की तरह काम करेंगे। अगर इसको बल्ब लिया तो ये दोनों भी एक बल्ब की तरह काम करेंगे, यहां से भी लाइट निकलेगी। और फिर हमने क्या किया, सामने एक पर्दा लगा लेते हैं, ठीक है, और स्लिट से यहां से, और पर्दे की दूरी मानते हैं हम लोग कैपिटल D, और ये इसका मिड पॉइंट हो गया। इसको चाहो तो आप O' कर लेना, इसके सामने ये एक पॉइंट ले लेते हैं हम यहाँ पे O, इसको O' कर लेना। S1 और S2 के बीच की दूरी होती है हम लोगों की D, छोटा d, स्मॉल d, ओके, हाँ, और ये दूरी हम लोग मान ही ली है अपन ने, कैपिटल D है। अब यहां से देखो S1 से O की दूरी और S2 से O की दूरी समान है, तो यहां पे कलांतर क्या होगा, 0, कलांतर की पथांतर क्या होगा, 0, पथांतर 0 होगा ना, तो यहाँ पे मैक्स वो मिलेगा, उच्चिष्ट मैक्सिमा जिसको बोलते हैं अपन, मतलब यहाँ पे जो फ्रिंज प्राप्त होगी वो चमकीली फ्रिंज प्राप्त होगी। कैसी फ्रिंज प्राप्त होगी, चमकीली। अब आप ये सोच रहे होगे सर फ्रिंज क्या है, ठीक है ना, तो समझो फ्रिंज क्या है। यहां पर्दे पर कुछ पट्टियां दिखाई देती हैं, ऐसे काली सफेद यहाँ पट्टियां दिखाई देती हैं, बात समझ गया ना। यंग के एक्सपेरिमेंट में कुछ काली सफेद मतलब डार्क चमकीली, डार्क चमकीली, डार्क चमकीली, ऐसे कुछ
पट्टियां दिखाई देती हैं, उन पट्टियों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिंज बोलते हैं। उन फ्रिंज की चौड़ाई आपसे पूछी जाती है। तो हमने क्या किया, ये सेंटर है, इस सेंटर से x डिस्टेंस पे, यहां x डिस्टेंस पे हमने मान लिया एक बिंदु है P। अब इस बिंदु P पर जो है ना चमकीली पट्टी मिलेगी या काली या डार्क पट्टी मिलेगी, हमें नहीं पता, ठीक है ना। तो हमें दोनों की कंडीशन डिस्कस करनी पड़ेगी। एक बार चमकीली की डिस्कस कर लेंगे और एक बार डार्क की। चमकीली को दीप्त भी बोलते हैं, दीप्त बोलते हैं या ब्राइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्राइट। और काली को डार्क बोल देते हैं और या फिर अदीप्त बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अदीप्त। तो यहां से S1 से जो लाइट रेज आएगी ना वो ये गई, तो S1P, और एक S2 से लाइट रेज आएगी इस पे, दोनों लाइट रेज यहां मिलेंगी, दोनों लाइट रेज यहां मिलेंगी। तो यहां चमकीली फ्रिंज मिलेगी या काली मिलेगी हमें नहीं पता। अब यहां से देखो क्या कौन सी वाली रे बड़ी लग रही तुम्हें, S2P बड़ी है किससे, S1P से। S2P बड़ी है किससे, S1P से। तो इनके बीच में पथांतर आ जाएगा। पथांतर मतलब पथ का अंतर, रास्ते का अंतर। देखो बड़ी है ना, तो निकालते कैसे पथ का अंतर, तो छोटी वाली से हम लोग क्या करते हैं, बड़ी वाली पे लंब डालते हैं, ठीक है ना। यहां लंब डाल देंगे, इसको हमने मान लिया n। तो पथांतर निकालने का तरीका क्या है, छोटी वाली रे से बड़ी वाली रे पे क्या डाल देंगे, लंब डाल देंगे। तो पथांतर ये हो जाएगा आपका, पथांतर हो जाएगा S2n, ओके। और पथांतर को डेल्टा से दर्शाते हैं, तो डेल्टा बराबर हो जाएगा आपका S2P माइनस S1P। अब ये बताओ कि S1P जो है ना लगभग किसके बराबर है, NP के। तो हम यहाँ पे NP रख देंगे, ठीक है ना। तो S2P माइनस NP, तो S2P में से NP घटाओगे तो क्या बच जाएगा, S2n बच जाएगा, S2n। तो ये पथांतर आ गया, ये क्या आ गया, पथांतर आ गया, समझ गए ना। अब यहां पे हमने क्या किया कि एक यहां से एक त्रिभुज अपन क्रिएट कर रहे हैं, तो इसको हमने कोण मान लिया थीटा। अब अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा ही होगा। मैथमेटिक्स ज्योमेट्री से लगाना, अगर आपको मैथमेटिक्स आती हो तो, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, जो दो त्रिभुज बन रहे हैं ना, इसमें छोटे छोटे नंबर से दोनों को ले लेते हैं, ओके। तो सबसे पहले ले लेते हैं त्रिभुज S1n S2 में, ठीक है ना। इसमें देखो ये थीटा है और थीटा के सामने ये S2n लंब हो जाएगा और ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये वाला कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण कितना है, D। लंब हमें निकालना है, तो साइन थीटा का इस्तेमाल करें, तो साइन थीटा बराबर हो जाता है आपका लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है आपका S2n और कर्ण कितना आपका D, ठीक है ना। तो और आपको पता है ऐसी सिचुएशन में थीटा बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो साइन थीटा की वैल्यू जो है ना किसके बराबर होती है, थीटा के। तो थीटा आपका हो जाएगा S2n अपॉन D। और ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लो, त्रिभुज OP में, इसमें टेन थीटा इस्तेमाल कर लो। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है x, ये वाला लंब, थीटा ये वाला, और आधार कितना है D। फिर से वही सिचुएशन, थीटा छोटा होता है तो टेन थीटा किसके बराबर माना जाता है, लगभग थीटा के। तो थीटा बराबर हो जाएगा x बटे D। इसको इक्वेशन नाम दे दो 2। अब यहाँ देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से इनकी LHS बराबर है ना, तो RHS भी बराबर हो जाएगी। तो x बटे D और बराबर में S2n बटे D। तो यहाँ से S2n कितना निकलेगा, x इंटू डी अपॉन डी। इसको डाल दे समीकरण नंबर 3। तो बेटा ये पथांतर निकल आया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है पथांतर, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे चल के, ठीक है ना। इसीलिए हमने पहले पथांतर निकाल लिया। अगर आपको पथांतर समझ में आया ना तो बेस्ट है ये, ठीक है ना। अब हमें पता है कि व्यतिकरण, हम लोगों ने व्यतिकरण पढ़ा होगा आपने थ्योरी में। तो व्यतिकरण में क्या होता था कि जहां पे
इंटेंसिटी मैक्सिमम होती थी ना, वहां चमक मिलेगी हम लोगों को, चमकीली चीज मिलेगी, मतलब चमकीला प्रकाश दिखाई देगा, वहां पे चमक दिखाई देगी जहां चमकीली पट्टियां मिल रही, और जहां इंटेंसिटी कम होगी वहां डार्क दिखाई देगा, तो काली फ्रिंजें बनेगी, डार्क फ्रिंज बनेगी। तो वहां जब चमक उत्पन्न होती थी ना तो इंटेंसिटी ज्यादा होती थी, तो वहां पे पथांतर क्या था, एल लैम्डा, वहां पे पथांतर क्या था, एल लैम्डा। यहां पे इंटेंसिटी ज्यादा होती है, यहां चमकीली पट्टी कहां मिलेगी, जहां इंटेंसिटी ज्यादा हो, और काली पट्टी कहां मिलेगी, जहां पे इंटेंसिटी कम हो। तो जहां इंटेंसिटी ज्यादा होती थी वहां पे पथांतर होता था एल लैम्डा, ये हम लोग व्यतिकरण में पढ़ चुके हैं। और जहां पे डार्क मतलब जहां पे इंटेंसिटी कम होती थी वहां पे पथांतर होता था 2n+1 लैम्डा, ठीक है ना, λ/2 सॉरी। तो जब हमें चमकीली पट्टी के बारे में बात करनी होगी ना तो XD/D वाले पथांतर को एल लैम्डा के बराबर करेंगे, ये तुम्हें याद होने चाहिए। ये व्यतिकरण हम लोगों ने पढ़ा है, व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण में क्या होता था का इंटेंसिटी ज्यादा होती थी, और विनाशी व्यतिकरण में इंटेंसिटी कम होती है, ठीक है ना। तो संपोषी व्यतिकरण में पथांतर कितना निकला था, एन लैम्डा, और विनाशी में कितना निकला था, 2n+1 λ/2। संपोषी व्यतिकरण होता है जहां पे इंटेंसिटी ज्यादा हो, जहां इंटेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे चमकीली पट्टी मिलेगी, और जहां इंटेंसिटी कम होगी वहां पे डार्क पट्टी मिलेगी, डार्क फ्रिंज मिलेगी। तो जहां इंटेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे पथांतर एन लैम्डा है। तो ये पथांतर अपना जनरल है पथांतर। अब ये पथांतर पता नहीं हमें किसके लिए, चमकीली के लिए है या डार्क के लिए, तो हम दोनों को बराबर में कर लेंगे, ठीक है ना। तो एक बार इसको चमकीली के बराबर करेंगे, एक बार इसको डार्क के बराबर करेंगे, फिर दोनों से रिजल्ट निकालेंगे और फ्रिंज की चौड़ाई निकालेंगे। ओके, चलो अब इसमें देखो आगे क्या करना है। आगे जो है ना हम लोगों को करना है, इसी पथांतर को हमें किसके बराबर करना है, यहां पे लिख देंगे दीप्त फ्रिंजों के लिए। तो x/d/d बराबर एन लैम्डा, ठीक है ना, ये कर देंगे। अब यहां पे देखो जो बिंदु P दिख रहा है ना x दूरी पे जो है चित्र में, तो बिंदु P जो है ना, बिंदु P पे कौन सी चमकीली फ्रिंज बन रही है हमें यही नहीं पता। मान लो पहली तो यहाँ सेंटर पे बन जाती है, फिर दूसरी भी, तीसरी भी, चौथी फिर पांचवी, तो हमने मान लिया NV बन रही है। कौन सी बन रही है, NV, ठीक है ना। तो यहां लिख देना NV फ्रिंज के लिए। ओके, NV फ्रिंज के लिए हमने क्या किया, x की जगह हम लोग x∗n लिख ले रहे हैं, थोड़ी सिंबल के लिए x∗n। तो यहां से x∗n कितना आ जाएगा, x∗n आ जाएगा n λ/d/d। तो ये दूरी आ गई, ये x दूरी आ गई O से लेकर P तक की। अगर मान लो कि वहां पे NV फ्रिंज बनी तो अच्छा, इसके बाद जो फ्रिंज होगी, जैसे मान लीजिए कि बिंदु P पे पांचवी फ्रिंज बनी, तो उसके बाद चमकीली फ्रिंज कौन सी होगी, छठवीं। और मान लो बिंदु P पे सातवीं फ्रिंज बनी, तो उसके बाद कौन सी होगी, आठवीं। तो वैसे ही जैसे ये xn निकला ना, वैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, n+1वीं दीप्त फ्रिंज निकाल रहे हैं, दीप्त फ्रिंज के लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए। अब यहां देखो xn+1 इसी में कर देंगे, और यहां n की जगह n+1 लिख देंगे, और λ/d/d। ओके, अब यहां देखो अतः काली फ्रिंज की चौड़ाई। अब आप सोच रहे हो सर आप तो दीप्त फ्रिंज चमकीली फ्रिंज के लिए कर रहे थे, तो फिर काली फ्रिंज की चौड़ाई यहां से कैसे आ गई। फ्रिंज चौड़ाई को बीटा से दर्शाते हैं, देखो हमेशा याद रखो। इधर देखो थोड़ा बना के दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमने बना ली काली फ्रिंज, ये जो है ये काली फ्रिंज है, ठीक है ना। फिर एक ये दूसरी काली फ्रिंज आ गई, एक ऊपर ये दूसरी काली फ्रिंज आ गई। अब आप सोच रहे हो सर चमकीली कहाँ है, चमकीली है बीच में जो जगह छोड़ रहे हैं ना सब वाइट वाइट, मान लो कि ये चमकीली है और ये बीच में जो है हम बना रहे हैं वो काली है, ठीक है ना। ये एक काली हो गई और इसके बाद एक ये काली हो गई, ठीक है। अब यहां देखो मान लो कि ये पहली काली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, चौथी और ये पांचवी है, ठीक है ना। तो यहां देखो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी
वो तीसरी काली फ्रिंज की दूरी होगी यहाँ से सेंटर से, और ये जो दूरी होगी वो चौथी काली फ्रिंज की दूरी होगी। तो अगर हम चौथी काली फ्रिंज की दूरी से तीसरी काली फ्रिंज की दूरी घटा देंगे तो ये पट्टी बचेगी, और ये पट्टी क्या है, ये आपकी चमकीली पट्टी है, चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई। मतलब ये हुआ कि अगर हम काली फ्रिंज की चौड़ाई में से, जैसे 10वीं काली फ्रिंज की चौड़ाई में से 9वीं काली फ्रिंज की चौड़ाई घटाएंगे, दूरी घटाएंगे, तो हमें चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई मिलती है। और हम यहाँ पे चमकीली फ्रिंज की दूरियां घटा रहे हैं तो हमें किसकी चौड़ाई मिलेगी, काली फ्रिंज की चौड़ाई मिलेगी। समझिए ना। तो निकालेंगे कैसे, xn+1 माइनस xn, तो ये बीटा बराबर क्या आ जाएगा, n+1 लैम्डा डी अपॉन डी माइनस ये रख दो n लैम्डा डी अपॉन डी। ओके, तो फिर बीटा इक्वल टू हो जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका d, और इस लैम्डा डी का मल्टीप्लाई करोगे तो n लैम्डा डी प्लस लैम्डा डी माइनस n लैम्डा डी, तो ये कट जाएगा n लैम्डा डी, तो ये बीटा इक्वल टू बचेगा आपका लैम्डा डी अपॉन डी। ये हो गई आपकी काली फ्रिंज की चौड़ाई, काली फ्रिंज की चौड़ाई। ऐसे ही चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई निकालोगे ना, तो जैसे हम लोगों ने xn d बटे d को n लैम्डा के बराबर किया है ना, इसको हम लोग करेंगे 2n+1 लैम्डा बाई 2 के बराबर करेंगे। फिर उसमें xn निकाल लेंगे, तो xn यहाँ लिख चुके हैं हम लोग, तो उसको xn डैश मान लेना। फिर उसके लिए xn+1 डैश निकालना, और xn+1 डैश से xn डैश घटा देना, उसकी भी यही निकलेगी, उसकी भी यही निकलेगी। ठीक है ना, ये काम मैं दे रहा हूं आपको, करके दिखाना। ओके, फिर इसके बाद अपन इसके बाद वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वो दो क्वेश्चन तो आपके हटे हुए हैं, गा और घा। ओके, नोट कर लो इसको जल्दी से। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ का, लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, इसमें देखो क्या कह रहे हैं, एक अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व को हम लोग दर्शाते हैं लैम्डा से। तो लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 10 × 10⁻⁸ कूलाम पर मीटर। अब ये देखो, एक जीरो से एक घात कम हो जाएगी तो लैम्डा की वैल्यू बच जाएगी 1 × 10⁻⁷ कूलाम पर मीटर। और आपसे कह रहे हैं तार से 2 सेंटीमीटर लंबवत दूरी पर r बराबर दे रखा है 2 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल लेंगे तो 10⁻² मीटर आ जाएगा। ठीक है ना। और आपसे कह रहे हैं उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखो E पूछा आपसे, तो किसी भी तार की वजह से जो E का फॉर्मूला होता है वो होता है लैम्डा अपॉन 2πε0r, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर हम इसको यहाँ लगाएंगे तो अपने लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पाई की वैल्यू रखोगे 3.14 और एप्सिलॉन की वैल्यू रखोगे 8.85 × 10⁻12। कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाएगी। देखो इसको थोड़ा इजी करते हैं, कैसे इजी करना है समझो। ऊपर हमने 2 का मल्टीप्लाई कर लिया, ऊपर हमने अपने मन से 2 का क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, और ये आप हर जगह यूज कर सकते हो, ध्यान रखना। और नीचे 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4πε0r। अब इसमें क्या करना है, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4πε0r इंटू 2 लैम्डा अपॉन r। अच्छा ये बताओ 1/4πε0r ये कांस्टेंट है, इसको हम लोग k से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2k लैम्डा अपॉन r। ये फॉर्म आपको यूज करनी है। अब इससे फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ देखो 2 इंटू k के प्लेस पे क्या पुट करोगे, k की वैल्यू होती है, k की न्यूमेरिकल वैल्यू, k की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁻9, और लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 × 10⁻⁷। बटे में आ जाओ, r की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻², तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ देखो -2 यहाँ ऊपर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो 9 2 11 हो जाएंगे, 10⁻11 इंटू 10⁻⁷। इसको हटा लोगे तो 9 × 10⁻, प्लस के 11 है माइनस के 7 हैं, तो प्लस के कितने बचेंगे 4, और इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। ओके, तो 3 नंबर का अच्छा सरल सा क्वेश्चन है, अच्छा है। ठीक है ना, नोट करो इसको। फिर अपन 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। किस पे चलते हैं, 5th क्वेश्चन पे। ओके, नोट करो इसको जल्दी से। अब हम लोग चलते हैं 5th क्वेश्चन पे। ठीक है ना, तो 5th क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन जो है ना आपका
5वें का क्वेश्चन है। इसमें आपसे ये कह रहे हैं किरचॉफ के विद्युत परिपथ संबंधी नियमों की सहायता से संतुलन अवस्था में व्हीटस्टोन सेतु के लिए सूत्र P/Q = R/S प्राप्त कीजिए। ठीक है ना, मतलब ये हुआ कि आपको व्हीटस्टोन सेतु की जो उसकी संतुलन की स्थिति होती है ना P/Q = R/S, वो आपको प्रूफ करनी है, और वो भी किसकी हेल्प लेके, किरचॉफ के नियमों की हेल्प लेके। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखो व्हीटस्टोन सेतु होता क्या है, आपने पढ़ रखा होगा थ्योरी में। इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं, सही से बनाते हैं इसका चित्र। ठीक है, इसमें 4 प्रतिरोध होंगे। इसको P मान लो, इसको Q मानते हैं, इसको R मान लेते हैं, इसको S। अब ये देखो, इसको A B C D, ये एक तरह से चतुर्भुज के जैसा बन गया, 4 भुजाएं हो रही है ना इसमें। अब यहाँ देखो चतुर्भुज में तो जो BD विकर्ण है ना, इसमें एक धारामापी लगाते हैं और एक की लगाते हैं, कुंजी ऑन ऑफ करने के लिए। ठीक है ना, और इसमें एक धारामापी लगाते हैं। अब संतुलन की स्थिति प्राप्त करनी है ना, तो धारामापी में विक्षेप 0 होगा। और जो दूसरा विकर्ण है ना, इसमें इसको तार से बाहर से निकाल के इसमें एक सेल या बैटरी जोड़ देते हैं V वोल्ट की, और इसमें भी एक ऑन ऑफ करने के लिए की लगा देते हैं। ठीक है ना, तो ये है आपका दो की 1 हो गई, तो इसको 2 की हो गई, तो इसको K1 कर लो, इसको K2 कर लो। अब यहाँ देखो, ये तो आपका व्हीटस्टोन सेतु हो गया। अब इसी में किरचॉफ का नियम लगाना है। अब किरचॉफ का नियम लगाना अगर आपको आता होगा ना, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा ये टॉपिक आपको। ठीक है ना, अगर आपको किरचॉफ का नियम लगाना नहीं आता है, तो मैं बता दूं आपको, मेरा एक दूसरा चैनल है, यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद DS राजपूत, उसमें किरचॉफ के नियम का लेक्चर बहुत अच्छे से मैंने अपलोड कर रखा है, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। ठीक है ना, अब यहाँ आ जाओ, तो जैसे यहाँ से देखो K1 की जो है ना, ये वाली की ऑन करोगे ना, वैसे इसमें करंट बहने लगेगा। वो करंट हमने मान लिया I। अब ये जो I करंट है ना, पॉइंट A पे 2 भागों में बटेगा। एक ऊपर वाले में हमने मान लिया I1 गया, और नीचे वाले में हमने मान लिया I2 गया। ठीक है ना, अब ये I2 यहाँ पहुंच गया बिंदु D पर, और ये I1 यहाँ पहुंच गया बिंदु B पर। तो I1 और I2 का जो विभाजन है ना, I1 और I2 का जो विभाजन है बिंदु B और D पे 3 प्रकार से होता है। कैसे, अगर मान लीजिए कि बिंदु B का विभव ज्यादा है बिंदु D से, मतलब ऊपर वाले का विभव ज्यादा है ना, तो धारा की डायरेक्शन ऑलवेज कैसी होती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ठीक है ना, तो करंट जो है ना आपका नीचे आएगा, और अगर मान लो D का विभव ज्यादा है, B का कम है, तो करंट ऊपर जाएगा। और अगर दोनों के विभव बराबर हैं, तो इस तार में किसी प्रकार का कोई करंट नहीं फ्लो होगा। ठीक है ना, लेकिन हालांकि वो ऊपर से ही दिखाते हैं, बात अलग है। अब मान लो I1 का एक पार्ट जो है ना, IG धारामापी वाले तार में आ गया, और इधर क्या बच जाएगा आपका I1 माइनस IG। फिर ऊपर से यहाँ देखो IG आ रहा है, और इधर से I2 आ रहा है, तो दोनों मिलकर इधर I2 प्लस IG मिल जाएंगे यहाँ पे। और जब बाहर निकलेंगे तो टोटल सबको ऐड करोगे तो I निकलेगा। क्या निकलेगा, जितना करंट गया उतना करंट वापस आया। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब इसमें कितने पास बनने, कितने लूप बनने हैं इसमें, 1 2 और ये 3 लूप बनने हैं ना इसमें। लेकिन हमें उतने ही लेने जितने से अपना काम चल जाए। तो अपना जो है ना काम ऊपर वाले 2 से ही चल जाएगा, क्योंकि हमें P/Q = R/S प्रूफ करना है। ओके, तो हमने क्या किया, बंद लूप समझते हो ना, बंद लूप कौन सी ले रहे हैं हम लोग, A B D A में। अब इसमें देखो किरचॉफ का दूसरा नियम लगाना है, बंद लूप में किरचॉफ का दूसरा नियम लगता है, तो किरचॉफ के सेकंड नियम से। ओके, तो अब यहां देखो किरचॉफ का सेकंड नियम लगाते हैं, कैसे समझो। बिंदु A है, आप जो है ना किसी एक बिंदु को पकड़ो और पूरी लूप पे चक्कर लगा के वापस वहीं आ जाओ, कैसे भी चक्कर लगाओ। ठीक है ना,
जैसे यहाँ बिंदु ए है, ए से हम लोग चलेंगे इधर की साइड, चलेंगे तो आपको P मिल गया। ओके, तो P आपका प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध और करंट I1 का जो गुणा होगा वो प्लस में होगा। प्लस में क्यों? करंट की डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। कुछ लोग करंट की डायरेक्शन में जाने के लिए माइनस भी लगाते हैं, तो वो दोनों से ही आंसर निकलते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है ना। तो चलते चलते अपन कहाँ पहुंच गए? बी पे। फिर आप नीचे आ रहे हो, IG की डायरेक्शन नीचे है ना। अब धारामापी में लिखा, धारामापी का प्रतिरोध हम लोग मानते हैं कैपिटल G, और आप जो है नीचे आ रहे हो, करंट भी नीचे आ रहा है, तो आप करंट की डायरेक्शन में होना, तो करंट और प्रतिरोध का गुणा पॉजिटिव आता है। फिर आप कहाँ पहुंच गए? D पे। अब आप इधर चले, आप इधर चल रहे हो, करंट इधर नीचे आ रहा है, ठीक है ना। तो आप करंट के विपरीत आ गए, तो करंट और प्रतिरोध का गुणा माइनस में आ गया। फिर आप A पे पहुंच गए, तो जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। आपको एक भी बैटरी नहीं मिली, तो आपने बराबर में क्या लगा दिया? 0। बराबर में रखे जाते हैं बैटरी के विद्युत भागफल, और बराबर के इधर रखे जाते हैं करंट और प्रतिरोध के गुणनफल। करंट और प्रतिरोध के गुणनफल, ये आपका किरचॉफ का दूसरा नियम है। ये अगर आपको लगाना नहीं आता है तो आपको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा, ठीक है ना। अब हमें संतुलन की स्थिति बनानी है, तो संतुलन की स्थिति में IG का मान क्या होता है? 0। संतुलन की स्थिति में IG का मान होता है 0, तो यहाँ 0 पुट करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और इसको उधर ले जाओगे तो किसका हो जाएगा? ये प्लस का। तो ये I1P इंटू इज इक्वल टू I2R, इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। अब ये देखो दूसरी वाली बंद लूप है ना, अब इसमें ऐसे एरो लगा देना, हम ऐसे घूम के आए, इसमें भी ऐसे एरो लगा देना। तो अब हम लोग बिंदु B से चल रहे हैं, तो यहाँ लिख देना बंद लूप BCDB में। तो बिंदु B से चल रहे हैं इधर की साइड, C की ओर चलो, तो करंट भी C की ओर आ रहा है। तो जब हम करंट की डायरेक्शन की सीध में होते हैं ना, तो करंट और प्रतिरोध का जो गुणनफल होता है वो पॉजिटिव होता है। फिर अपन कहाँ पहुंच गए? C पे। प्रतिरोध यहाँ पे Q है, C से चल रहा हम लोगों को D की तरफ, और करंट जा रहा है उल्टा, तो अपना यहाँ माइनस आ जाएगा करंट और प्रतिरोध का गुणा। फिर अपन चले पहुंच गए D पे। अब चलना आपको ऊपर की तरफ, करंट आ रहा है नीचे की तरफ, तो IG और G का गुणा माइनस में आएगा, और बराबर में कितना? 0, क्योंकि हमें कोई भी बैटरी या सेल नहीं मिला। अब क्या करोगे? फिर से वही सिस्टम, IG का मान 0 संतुलन की स्थिति में, तो ये बच जाएगा आपका I1Q माइनस ये बच जाएगा आपका I2S, और बाकी सब क्या हो जाएंगे? 0। I2S उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का। इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है? समीकरण 1 और 2 को भाग कर देना, ठीक है ना। समीकरण 1 भाग 2 से, तो ये हो जाएगा आपका I1P बटे I1Q बराबर I2R बटे I2S। I1 कट जाएगा, उधर I2 कट जाएगा, तो P बटे Q बराबर R बटे S। ये है आपकी व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की स्थिति। देख लो इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर अपन चलते हैं और आगे। अब हम लोग बात करते हैं 5वें के खा क्वेश्चन में, ठीक है ना। इसमें आपसे ये कहा है कि विद्युत अनुनाद किसे कहते हैं। तो ये आप लोग की परिभाषा है, आपकी नोटबुक में होगी, इसको देख लेना, ठीक है ना। होता क्या है कि विद्युत अनुनाद में प्रेरणिक प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात बराबर हो जाते हैं। विद्युत अनुनादी कंडीशन में जो है ना, ये XL और XC कैसे हो जाते हैं? बराबर, ठीक है ना। XL क्या है? प्रेरणिक प्रतिघात, और XC क्या है? आपका धारतीय प्रतिघात। अब ये दोनों बराबर हो जाते हैं। अब इनकी वैल्यू आपको पता है, XL की वैल्यू होती है ओमेगा L और XC की वैल्यू होती है 1/ωc। तो दोनों की वैल्यू पुट करोगे तो ये बनेगा आपका ओमेगा L इज इक्वल टू 1/ωc। तो ओमेगा के इधर भाग हो रहा है, इधर आके गुणा हो जाएगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और L का इधर गुणा हो रहा है तो उधर जाके भाग हो जाएगा, तो LC हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप सफिक्स में यहाँ चाहो तो सफिक्स में R यूज कर सकते हो। R क्यों यूज कर रहे हैं? रेजोनेंस। R मीन्स रेजोनेंस, और रेजोनेंस का हिंदी में बोलते हैं अनुनाद, ठीक है ना, अनुनादी कंडीशन। तो यहाँ से ओमेगा R कितना हो जाएगा आपका? 1/√LC। ये हो गई आपकी अनुनादी कोणीय आवृत्ति। कैसी हो गई है? अनुनादी कोणीय आवृत्ति। और आपको पता है ओमेगा बराबर होता है 2πf। ओमेगा बराबर क्या होता है? 2πf। तो ओमेगा R क्या हो जाएगा? 2πf⁻R। तो यहाँ पे क्या रखोगे? 2πf⁻R इज इक्वल टू 1/√LC।
तो एफ आर कितना हो जाएगा आपका 1/2 पाई अंडर रूट LC। ये हो गई आपकी अनुनादी आवृत्ति। ये क्या हो गई आपकी अनुनादी आवृत्ति। यहां लिख देना अनुनाद की स्थिति में XL और XC क्या हो गए, बराबर हो गए। ओके, नोट करो इसको जल्दी से। अब हम लोग बात करेंगे 5वें का गा क्वेश्चन, ठीक है ना। ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन है। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं समझो। इसमें ये कह रहे हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करना। आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का क्या प्राप्त करना है, व्यंजक। व्यंजक मतलब फॉर्मूला। और कब प्राप्त करना है, जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। मतलब एक समांतर प्लेट संधारित्र जो है ना आपका कैसे बनता है, दो प्लेटें होंगी बराबर एरिया और लंबाई की, एक पे प्लस आवेश होगा और एक पे माइनस आवेश होगा, ठीक है ना। और माइनस वाले की हम लोग कर देते हैं अर्थिंग। क्या कर देते हैं, अर्थिंग। ओके, दोनों के बीच की दूरी क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी हम लोग मानते हैं d। इस पे प्लस क्यू आवेश और इस पे माइनस क्यू आवेश। ओके, अब इनके बीच में इन्होंने क्या किया, आंशिक रूप से, आंशिक मतलब आधा अधूरा, खाली थोड़ा सा, तो एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का T मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया। अब बताओ इसकी धारिता क्या होगी, ये आपसे पूछा है। तो आपको पता है कि होगा क्या कि ये प्लस है ना, इसके किसे आकर्षित करेगा, माइनस को, और ये प्लस को आकर्षित करेगा। तो परावैद्युतांक में अंदर की ओर जो विद्युत क्षेत्र डेवलप होता है वो विपरीत दिशा में होता है। अब यहां जब ये परावैद्युतांक नहीं था उस समय विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये थी प्लस से माइनस की ओर। इस विद्युत क्षेत्र को हमने मान लिया E0 और इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र है इसको हमने मान लिया E∗P। ध्रुवित हो गया, मतलब ध्रुवण की वजह से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया उसको हमने मान लिया E∗P। तो नेट विद्युत क्षेत्र क्या होगा आपका, नेट विद्युत क्षेत्र होगा E बराबर E0 माइनस EP। E0 माइनस EP। लेकिन हम थोड़ा अलग अलग करेंगे सिस्टम, ठीक है ना। कैसे समझो, E0 मान E0 EP मान लो, या फिर E1 माइनस E1 E2 मान लो। इसको E1 मान लो, इसको E2 मान लो, तो ज्यादा ठीक रहेगा। ओके, निर्वात में विद्युत क्षेत्र ज्यादा होता है इसलिए हमने E1 माइनस E2 किया, E2 माइनस E1 नहीं किया। ओके, अब यहाँ देखो E1 के लिए, अब E1 निर्वात में है ना, ये खाली जगह में यहाँ पे क्या होगा, एयर होगी। खाली जगह में यहाँ पे क्या होगा, एयर। तो E1 एयर में है, मतलब निर्वात में। तो उसके लिए E1 का मान कितना आता है पता है क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये प्रूफ करवा चुके हैं अपन थ्योरी में, ठीक है ना। तो E1 इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू होती है आवेश बटे एरिया। तो यहां हो जाएगा आपका E1 बराबर हो जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। अब E1 के कारण प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या है, प्लेटों के मध्य विभवांतर हो जाएगा आपका कितना, V बराबर होता है E इंटू डी। तो यहाँ V1 मान लो, इसको E1 मान लो, और D वो दूरी होती है जितनी दूरी में विद्युत क्षेत्र है। तो कितनी दूरी में विद्युत क्षेत्र है भाई, वैसे अगर ये माध्यम ना होता तो D दूरी होती, लेकिन माध्यम आ गया तो कितनी दूरी आ जाएगी, D माइनस T। अब जो एयर है ना वो D माइनस T दूरी में है, क्योंकि T मोटाई में, तो F वो है परावैद्युतांक है। तो E1 का मान रखो यहाँ पे, तो V1 आ जाएगा आपका कितना, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ D माइनस T। इसको कोई समीकरण दे देना। अब यहाँ देखो E2 की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। E2 के लिए तो E2 कितना हो जाएगा, अब ये माध्यम की बात कर रहे हैं तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन R भी यूज करेंगे, और बाकी सिग्मा का फॉर्मूला तो वही रहेगा Q अपॉन A। E2 कितना आ जाएगा आपका, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, ठीक है ना। अब E2 के कारण प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या हो जाएगा, प्लेटों के मध्य विभवांतर, तो ये हो जाएगा आपका कितना,
V2 बराबर हो जाएगा E2 इंटू डी। अब ये D वो दूरी है जितनी दूरी में E2 विद्युत क्षेत्र है। E2 विद्युत क्षेत्र कितनी दूरी में है? T दूरी में, T मोटाई में, समझ गए ना। हाँ, अब E2 का मान रख दो यहाँ पे। E2 का मान कितना है? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू टी। ओके, चलो अब यहाँ देखो कुल विभवांतर क्या हो जाएगा? कुल विभवांतर ये हो जाएगा आपका V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो V इज इक्वल टू हो जाएगा V1 के लिए क्या रखोगे? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू टी। अब यहां से देखो ये V आ गया और कुछ कॉमन आ रहा है क्या? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा D माइनस टी प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R, ये V आ गया। अतः धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से, तो धारिता की परिभाषा क्या कहती है? C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V। तो Q अपॉन V की जगह क्या रखोगे? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट और यहाँ D माइनस टी प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। तो Q से Q कट जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट पलटी मार के ऊपर जाएगा, तो A एप्सिलॉन नॉट बटे D माइनस टी प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। तो ये हो गई आपकी विद्युत क्षेत्र की, सॉरी विद्युत धारिता। संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की विद्युत धारिता, जबकि उसके अंदर आंशिक रूप से क्या भरा है, कितनी भी मोटाई का, हमने टी मानी है, कितनी भी मोटाई का क्या भरा हुआ है, ठीक है, परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। ओके, ये आंसर हो गया। अब इसमें देखो इसके बाद वाला जो घा है ना वो आपके सिलेबस से हटा हुआ है और इसके बाद वाला जो है ना ये आपका HW अपनी नोटबुक में देख के करना, हमने करवाया हुआ है। ओके, इसके अथवा वाला जो है ना आपका वो न्यूमेरिकल है, वो क्या है? न्यूमेरिकल, वो हम करवा रहे हैं अभी। ओके, नोट कर लो इसको जल्दी से। अब हम लोग बात करते हैं पांचवें के अड़ा का अथवा वाला। ओके, वो वाला आप करना है, इसमें नोट्स में करवाया हुआ है मैंने आपको क्लास में। तो अब यहाँ देखो इसमें कह रहे हैं कि किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिदृश्यक लेंस है। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी को हम लोग F∗O से रिप्रेजेंट करते हैं और ये दे रखी है आपकी 2.0 सेंटीमीटर। और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी को दर्शाते हैं हम लोग F∗E से, तो ये दे रखी है आपकी 6.25 सेंटीमीटर। और इसको जो है अगर अपन 625/100 लगाओगे तो ये 25/4 सेंटीमीटर आ जाएगी इसके, ठीक है ना। और एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर दूरी पर लगे हैं, ये दोनों लेंस एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर लगे हैं, तो यानी कि लेंसों के बीच की दूरी को हम लोग दर्शाते थे L से। तो L दे रखा है आपका कितना? 15 सेंटीमीटर। अब इसमें कह रहे हैं कि किसी वस्तु को अभिदृश्यक से कितनी दूरी पर रखा जाए कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पे बने। यानी कि V∗E कितना दे रखा है? 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और U∗E पूछा आपसे, नहीं U∗O पूछा है। क्या पूछा है? और आवर्धन क्षमता भी पूछी है। क्या पूछी है? आवर्धन क्षमता भी पूछी है, ठीक है ना। हाँ, आवर्धन क्षमता भी पूछी है। तो ये आपको इतनी चीजें आपको पूछी गई हैं, क्लियर। अब इसमें सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, देखो नेत्रिका लेंस के लिए, ठीक है। और रिवीजन अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हो ना तो ऑफलाइन बैच अपना चल ही रहा है, सुबह 8 से 9 आप आ सकते हो, ठीक है ना। एड्रेस इटावा है, चौगुर जी। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा उसमें अबाउट में पड़ा ही है, आप देख सकते हो। अब ये देखो ये 1/F = 1/V - 1/U,
ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब ये फॉर्मूला नेत्र का लेंस के लिए लगाना है, तो नेत्र का लेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, सफिक्स में ई ई ई ई ई ई यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखो एफ ई की वैल्यू दे रखी है, यू ई की वैल्यू दे रखी है, नहीं वी ई की दे रखी है, सॉरी यू ई की नहीं पता, तो इसमें यू ई की पता चल जाएगी। तो 1 अपॉन यहाँ रख दोगे आप कितना 25/4, 4 पलटी मार के जाएगा ऊपर, और वी ई की जगह क्या रखोगे माइनस के 1/25 हो जाएगा। ओके, अब 1/यू ई इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और माइनस का 1/25, और ये पलटी मार के ऊपर जाएगा 4, तो ये माइनस का हो जाएगा 4/25। क्लियर है क्या? अच्छा, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये माइनस के 5/25, 5 से काटोगे तो 5 बचेगा, तो यू ई कितना आ जाएगा माइनस के 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब आपको यू ई पता चल गया। अब यहाँ पता है एल का जो फॉर्मूला होता है, जानते हो क्या होता है? एल का फॉर्मूला होता है वी यू प्लस यू ई, ये फॉर्मूला हमने तुम्हें लिखाया हुआ है। एल का फॉर्मूला होता है वी ओ प्लस यू ई, ठीक है ना। अब यहां हमेशा याद रखना वीओ और यूई हमेशा धनात्मक लिए जाते हैं, क्योंकि ये दूरी है एल, लेंसों के बीच की दूरी, तो माइनस लगा दोगे तो गड़बड़ आ जाएगा, ठीक है ना। तो एल की जगह कितना रखोगे 15, वीओ प्लस यूई की जगह क्या रखोगे 5 नहीं रखेंगे बेटा, यूई की जगह -5 नहीं रखेंगे, चाहो तो आप यहाँ मापांक लगा लो। ओके, ये हो जाएगा। तो यहां से वीओ कितना निकलेगा, वीओ निकलेगा आपका 10, वीओ कितना निकलेगा 10। अब इसमें अभिदृश्यक लेंस के लिए वही फॉर्मूला फिर से लगा दो, अभिदृश्यक लेंस के लिए यही फॉर्मूला फिर से लगा दो। कौन सा वाला? 1/f = 1/v - 1/u। अब सफिक्स में क्या यूज कर लोगे, ओ यूज कर लोगे। एफ ओ की वैल्यू कितनी है 2, 1/2, वी सफिक्स ओ कितना निकला है 10 माइनस 1/u। 1/u इधर आएगा तो माइनस का हो गया, 1/2 उधर जाएगा तो प्लस, फिर से माइनस, ये भी माइनस का हो गया। एलसीएम कितना आ जाएगा 10, 1 माइनस क्या हो जाएगा 5, तो यूओ कितना आ जाएगा आपका माइनस के 4/10। पलटी मारोगे इसको 10/4, तो ये आ जाएगा आपका कितना -2.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हो जाना इतना बड़ा सवाल देख के नहीं रोने लग जाओ, अरे यार ये तो अपने बस की बात नहीं है भाई, क्यों नहीं है। अब यहाँ देखो एक आंसर तो ये हो गया, ठीक है ना। अब इसमें आवर्धन क्षमता भी पूछी है, आंसर देखो अपने उठा के, आवर्धन क्षमता भी पूछी है। आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर होता है -VO/UE और 1 +D/FE। सबकी वैल्यू तुम्हें पता है। यहाँ क्या रखोगे 10, यहाँ क्या रखोगे, UE कितना निकला था अपना, सॉरी UE नहीं होता, UO होता है। UO कितना निकला -2.5, 1 + D की जगह कितना रखोगे, D की वैल्यू 25 सेंटीमीटर होती है, और FE की वैल्यू कितनी है 25/4। 4 पलट की मारेगा ऊपर, 25 कट जाएंगे, ये दशमलव हट जाएगा, और ऊपर ये दशमलव हटाओगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 100/25, और यहाँ 1 + 4, कल्टी मारो इसको, कल्टी मारो 4, और यहाँ पे देखो 4 और 1 5, कितना बच गया, ओ हो 20 बच गया। ये तो मतलब वस्तु हमें 20 गुना ज्यादा बड़ी दिखाई देगी। तो अच्छा क्वेश्चन था, 3 नंबर का था। कितने नंबर का था, 3 नंबर का। अब यहाँ देखो थोड़ा सा और समझो, छठवां क्वेश्चन जो है ना, छठवां क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन है ना वो आपके आउट ऑफ सिलेबस है, और उसके अथवा वाला जो है ना वो मैं कराऊंगा, लिख लो इसको जल्दी से। अब हम लोग बात करते हैं छठवें के अथवा वाला क्वेश्चन। ओके, अब छठवें के अथवा वाला क्या है, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपकी नोटबुक में होगा तो आप उसको देख के समझ सकते हो, पढ़ लेना, ठीक है ना। अब इसमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल और लगा हुआ है, आपसे कह रहे हैं 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य, लैम्डा दे रखा आपका 6000 एंगस्ट्रॉम। अरे भगवान,
लैम्डा दे रखा है 6000 एंगस्ट्रॉम और अरे यार, अब हम लोग बात करते हैं छठवें के अथवा वाला। इसमें देखो, इसमें कह रहे हैं कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है। तो ये आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपकी नोटबुक में होगा, तो आप इजीली इसको कर सकते हो, ठीक है ना। फिर इसके साथ एक छोटा सा न्यूमेरिकल और ऐड है, और न्यूमेरिकल है आपका 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश, यानी कि लैम्डा कितना दे रखा है, 6000 दे रखा है। और अपवर्तनांक को हम लोग अगर n से दर्शाते हैं या फिर म्यू से दर्शाते हैं, इसकी वैल्यू है 1.5, इसको लिख सकते हैं 3/2। अब कह रहे हैं कि कांच की सतह पर आपतित होता है, कांच की सतह पर आपतित होता है, इसमें निम्नलिखित में प्रत्येक की तरंगदैर्घ्य एवं चाल ज्ञात कीजिए। अब आपको कह रहे हैं नंबर 1 में क्या कह रहे हैं, अपवर्तित प्रकाश के लिए लैम्डा और वेलोसिटी पूछी है। सेकंड में कह रहे हैं परावर्तित प्रकाश के लिए लैम्डा और वेलोसिटी पूछी है। कोई दिक्कत है क्या? अब जो प्रकाश परावर्तित होगा, ठीक है ना, तो सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं परावर्तन के लिए। ओके, तो परावर्तित में वेलोसिटी तो वही होगी जो होती है, क्योंकि वो उसी माध्यम में परावर्तित होके जाएगा, ठीक है ना। और लैम्डा भी वही होगा, परावर्तन के लिए लैम्डा चेंज नहीं होता, समझ गए ना। लैम्डा चेंज होता है अपवर्तन के लिए। लैम्डा चेंज किसके लिए होता है? अपवर्तन के लिए। तो इसका फर्स्ट वाला, ये सेकंड हो गया। अब फर्स्ट वाले में अपवर्तन के लिए बोल रहे हैं, ठीक है ना। अपवर्तन के लिए शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं आपको। अपवर्तन के लिए लैम्डा कैसे निकाला जाता है? लैम्डा डैश बराबर होता है लैम्डा बटे अपवर्तनांक। लैम्डा कितना कम होगा, लैम्डा कितना कम होगा तो लैम्डा बटे अपवर्तनांक हो जाता है, ठीक है ना। अब यहां देखो लैम्डा कितना दे रखा है 6000 और अपवर्तनांक कितना है 3/2। ओके, तो 2 पलटी मार के ऊपर जाएगा और 3 से 6 काटोगे तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो 4000 एंगस्ट्रॉम ये लैम्डा हो गया। सी कैसे, वेलोसिटी कैसे निकालोगे? एन बराबर होता है c/v, तो फिर v बराबर क्या हो जाएगा c/n। तो ये हो जाएगा आपका c की जगह रखोगे 3 × 10⁸ और यहाँ रखोगे 3/2, 3 कट जाएगा, 2 पलटी मार के ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इतनी स्पीड वहां पे कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो अपवर्तन के लिए ये लैम्डा चाल हो गई, परावर्तन के लिए ये चाल और ये लैम्डा हो गया, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको ये समझ गए होंगे। अब इसमें देखो जो 7th क्वेश्चन है ना, 7th क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल है। अगर अपन थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसमें डाल देंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए 7th क्वेश्चन आपका रहेगा HW। ओके, अब 7th के अथवा वाला देखो, 7th के अथवा वाला में जो है ना, अथवे वाले में भी तरंगे वगैरह पूछी हैं। द्रव्य तरंगे क्या होती हैं? तो जो डी ब्रोगली की जो तरंगे होती हैं उनको द्रव्य तरंगे बोलते हैं, तो आप उनको घर पे कर लेना। द्रव्य तरंगे क्या होती है, यांत्रिक तरंगों तथा चुंबकीय तरंगों से किस प्रकार भिन्न है, ये इजीली नोटबुक में मिल जाता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है इजीली। न्यूमेरिकल में और अच्छे डेरिवेशन होते हैं ना, वो मैं आपको कराता रहूंगा, टेंशन लेने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इसी के साथ एक देखो 7वें के अथवा में एक छोटा सा न्यूमेरिकल और ऐड कर दिया इन्होंने। हाइड्रोजन परमाणु ले लिया है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और त्रिज्या कितनी दे रखी है 0.5 एंगस्ट्रॉम। तो R बराबर हो जाएगा 0.5 × 10⁻10 मीटर। और कितनी स्पीड से भाग रहा है? V बराबर होता है 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकंड की स्पीड से चक्कर लगा रहा है। अब आपको पता है कि आवेश भाग रहा है तो करंट भी बनना होगा ना, तो वही करंट पूछा है, ठीक है ना। अब देखो करंट होता क्या है? करंट होता है आवेश बटे समय t। तो अब आवेश, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो आवेश की जगह E रखेंगे, और रही बात t की, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन एक ही जगह मतलब एक ही कक्षा में बार-बार चक्कर लगाता है। तो हम कैलकुलेशन एक चक्कर के लिए कर लें, जो कैलकुलेशन एक चक्कर के लिए होगी वही कैलकुलेशन सभी चक्करों के लिए होगी। तो हम t की जगह कैपिटल T यूज कर रहे हैं आवर्तकाल,
और आवर्तकाल जो समय होगा ना t बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। कितनी दूरी तय कर लेगा ये 2 पाई r बट्टे किस चाल से, v चाल से। तो ये e बटे हो जाएगा आपका 2 पाई r बटे v, और ये पलटी मार के v चला जाएगा ऊपर, तो i बराबर हो जाएगा EV बटे 2 पाई r। e की जगह क्या रखोगे 1.6 गुणा 10 पे घात माइनस 19। v की जगह क्या रखोगे 2.2 गुणा 10 पे घात 6, और बटे में 2 इंटू 3.14 इंटू आर की जगह क्या रखोगे, आर की वैल्यू है 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। ओके, और आंसर आ जाएगा इसका किसमें, एम्पियर में। इसकी कैलकुलेशन करके कमेंट में इसका आंसर डालना। ओके, फिर मैं बताऊंगा कि किसका आंसर राइट है किसका आंसर रॉन्ग है। अरे गुणा भाग तो कर लोगे, कर लो जल्दी से। अब हम लोग बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की, ठीक है ना। अब 8वें क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आपको दिया है ना, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, तो आप बना सकते हो। मैं ऐसे इसका मैथमेटिकल फॉर्म बता दे रहा हूं आपको, v वेक्टर डॉट dl वेक्टर म्यू 0 सिग्मा i, ये एम्पियर का परिपथीय नियम होता है। इसको आप थ्योरेटिकली पढ़ लेना। और इसी से संबंधित मैक्सवेल ने इस नियम को संशोधित किया था। उसमें उन्होंने कुछ नहीं किया था, बस यहाँ पे जो सिग्मा i है ना, उन्होंने ये बताया था कि करंट अपना 2 प्रकार का होता है। एक होता है कंडक्शन करंट, एक होता है डिस्प्लेसमेंट करंट, यानी कि विस्थापन धारा। और विस्थापन धारा इस साल हटी हुई है, तो आप इस क्वेश्चन को ना करें, ठीक है। इसका फर्स्ट का कर लेना, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, इतना कर लेना बस। अब इसके अथवा वाला जो है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 8वें के अथवा वाला जो क्वेश्चन है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो है क्या क्वेश्चन, वो समझो। देखो, 2 तार हैं अनंत लंबाई के, मान लेते हैं, धारावाही चालक हैं। धारावाही चालक का मतलब क्या होता है, उसमें करंट बह रहा है। धारावाही चालक का मतलब क्या है, करंट बह रहा है। देखो, एक तार ये मान लिया हमने, ठीक है ना, एक तार ये मान लिया हमने, इसको मान लिया PQ, इसको मान लिया RS। ये तार 1 हो गया और ये तार 2 हो गया, दोनों के बीच की दूरी क्या मान ली हमने, D। अब इसमें करंट फ्लो कर दिया हमने I1 और इसमें करंट फ्लो कर दिया हमने I2। हम लोग विपरीत भी ले सकते हैं, हम लोग इसमें विपरीत भी ले सकते हैं। एक चित्र चाहो तो आप यहां बना सकते हो, ये अलग है, थोड़ी दूरी पे गैप में बनाना, एक साथ मिक्स ना हो जाए। ये पहला तार है, ये दूसरा तार है, इसको PQ मान लिया, इसको RS मान लिया, दोनों के बीच की दूरी D है। इसमें करंट जा रहा है ऊपर I1, इसमें करंट नीचे आ रहा है I2। मतलब करंट की डायरेक्शन अलग अलग भी कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो दोनों चित्र को थोड़ा समझते हैं। अब इसमें होता क्या, समझो। देखो, मैंने तुम्हें बताया था, क्लासेस में करवाया हुआ है, और ये चैप्टर आपका अपलोड भी है काफी हद तक। इसमें अगर करंट बह रहा है I, तो इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो अगर हम मान लो यहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, यहां कोई दूसरा धारावाही चालक तार रखोगे तो इस पे बल लगेगा। कोई भी तार है, अगर उसमें करंट बह रहा है और उस करंट वाले तार को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं ना, तो उसमें बल लगता है, ठीक है ना। और कितना लगता है ये भी प्रूफ कराया हुआ है, ILB sin थीटा, ILB sin थीटा। अब यहां देखो, इसमें होगा क्या, समझो। जो दूसरा तार है ना, वो पहले तार के विद्युत क्षेत्र में रखा है, और जो पहला तार है वो दूसरे के विद्युत क्षेत्र में रखा है। तो ये दोनों ही एक दूसरे के विद्युत क्षेत्र में रखे हैं, तो ये बल का अनुभव करेंगे। बट ये कितने बल का अनुभव करेंगे, वो चीज हम लोगों को प्रूफ करनी है, वो चीज हम लोगों को प्रूफ करनी है, ठीक है ना। हाँ, तो वही चीज प्रूफ करने के लिए देखो हम लोग क्या करने हैं, डायरेक्शन वगैरह थोड़ा सा समझना पड़ेगा। राइट हैंड रूल लगा के अभी तुम्हें सिखाते हैं कि इसमें बल की डायरेक्शन क्या होगी, समझो। अब यहां देखो, यहां की बात करें, दूसरे तार पे बल किधर लगेगा, तो दूसरा तार किसके चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, पहले तार के। पहले तार में करंट कहां है, ऊपर। तो करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखो और बिंदु की तरफ उंगलियां फैला दो, तो हथेली की डायरेक्शन किधर है, अंदर। तो यहां चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर। यहां चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर की ओर है। यहां चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर की ओर, ठीक है। अंदर की डायरेक्शन को किससे दर्शाते हैं, क्रॉस से। अब ध्यान से सुनना, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, अंदर है,
और करंट कहाँ बह रहा है, ऊपर, लेफ्ट हैंड लगेगा, सॉरी, इसमें चुंबकीय क्षेत्र अंदर है और करंट कहाँ बह रहा है, ऊपर, करंट कहाँ बह रहा है, ऊपर, ठीक है। तो अंगूठा किधर गया, इधर, तो इस वाले तार पे बल किधर लगेगा, इधर लगेगा, और इसको हमने मान लिया F21। F21 का मतलब दूसरे तार पर बल पहले के कारण, ओके। अब एक बिंदु यहां ले लो, अब ये बिंदु जो है ना दूसरे तार, पहले तार पे ले लिया, और पहला तार किसके विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, दूसरे के में, दूसरे में करंट कहां बह रहा है, ऊपर, तो करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखो, अंगुलियों को फैला दो बिंदु की तरफ, हथेली किधर आ गई, बाहर, तो यहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बाहर की ओर है, ओके। इस चुंबकीय क्षेत्र को B1 मान लो, इस चुंबकीय क्षेत्र को B2 मान लो, ओके, और इसकी डायरेक्शन किधर है, बाहर की ओर। अब यहां देखो चुंबकीय क्षेत्र किधर है, बाहर, करंट किधर है, ऊपर, तो हम इसको देखो ऐसे करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की उंगली ये वाली होती है, ये बाहर की तरफ है, ये उंगली करंट की होती है, ये ऊपर है, तो अंगूठा किधर गया, उधर, तो यहाँ पे जो बल लगेगा वो इधर की साइड लगेगा, F12, पहले तार पे बल दूसरे के कारण। तो यहाँ देखो दोनों बल जो है ना एक दूसरे को आकर्षित सा करे, दोनों तार, तो जब तार में करंट सेम डायरेक्शन में होता है तो दोनों तार एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, ओके। अब वहां समझ गए होगे, जब अगर सेम डायरेक्शन में करंट बह रहा है तो तार एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, और जब विपरीत डायरेक्शन में बहेगा तो तार एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। यहां पे चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, इसको B1 मान लेते हैं, और बल इस पे इधर लगेगा F21, प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को। यहां पे भी चुंबकीय क्षेत्र जो है ना आपका अंदर है, B2 मान लेते हैं इसको, और यहां पे बल इधर लगेगा F12, ओके, इस हिसाब से। अब इनको देखो, अब यहां देखो चालक तार PQ के कारण बिंदु, इनको कोई बिंदु मान लो चाहो तो, या बिंदु छोड़ो, ऐसे लिख दो, PQ के कारण D दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो इसको हमने B1 मान लिया, क्या मान लिया, B1। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, μ0 I/2πr। अब r की जगह क्या लिख दोगे, d, r की जगह क्या लिख दोगे, d। अब B1 है तो इसमें करंट क्या होगा, I1, ओके। अब जो दूसरा तार है ना वो इस चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तो क्या लिखोगे यहां पे, चूंकि RS तार चुंबकीय क्षेत्र B1 में स्थित है, तो इस पर बल कितना लगेगा, तब इस पर लगने वाला बल, तो ये हो जाएगा आपका F बराबर ILB sin थीटा। अब यहां देखो दूसरे तार पे बल निकाल लेना, तो F21 कर लो इसको, और करंट कितना है उसमें, I2, L उसकी लंबाई हो गई, और चुंबकीय क्षेत्र कितना है इसमें, B1। अब ये देखो थीटा किस किस के बीच का होता है, B और L के बीच का। अब देखना तार ऐसे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र या तो अंदर होगा या बाहर होगा, तो फिर थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ जो थीटा होगा वो आपका 90 डिग्री होगा, तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1। साइन 90 की वैल्यू हो जाती है 1। तो F21 कितना निकलेगा आपका, F21 निकलेगा I2L, और B1 की जगह क्या रखोगे, μ0 I1/2πd, और साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1, तो F21 आ जाएगा आपका μ0 I1 I2/2πd इंटू L। ये आ गया बल। अगर हमें एकांक लंबाई पर बल निकालना हो, एकांक लंबाई पर बल, तो आ जाएगा आपका F21/L बराबर μ0 I1 I2/2πd। क्लियर।
तो ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह से हम लोग F12 भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। फिर से वही क्या लिखोगे यहाँ पे, चालक तार, अब यहाँ RS ले लेना है, RS के कारण D दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा आपका, B2, ये हो जाएगा μ0 I2 अपॉन 2πD। इसको डाल देते समीकरण नंबर, इसको डाल दो 2, इसको डाल देते 3। अब जो पहला तार है ना, चालक तार PQ, इस चुंबकीय क्षेत्र B2 में क्या है, स्थित है। तो इस पे बल लगेगा कितना, F12 बराबर कितना लग जाएगा आपका, ILB sin थीटा। तो B की जगह B2 हो जाएगा और I की जगह हो जाएगा आपका I1, ठीक है ना। अब B2 का मान रख दो, यहाँ पे भी थीटा 90 होगा, यहाँ पे भी थीटा कितना होगा, 90 होगा। तो F12 कितना निकले, F12 कितना निकलेगा आपका, I1L, और यहाँ हो जाएगा μ0 I2 बटे 2πD साइन 90 का मान 1। तो F12 आ जाएगा आपका μ0 I1 I2 अपॉन 2πDL। एकांक लंबाई पे निकालना हो, लिख देना यहाँ पे एकांक लंबाई पर बल। तो F12 बटे L बराबर μ0 I1 I2 बटे 2πD। इसको डाल देते समीकरण नंबर 4। समीकरण 2 और 4 को देखो, समीकरण 2 व 4 से तो ये हो जाएगा आपका कितना, F21 बटे L बराबर F12 बटे L बराबर μ0 I1 I2 बटे 2πD, ठीक है ना। तो ये यहाँ तक करना होता है इसमें। अब इसमें देखो और क्या कह रहे हैं आपसे, इसमें इसके आधार पर एम्पियर की परिभाषा दीजिए। 1 एम्पियर की परिभाषा देखो कैसे देनी होती है। 1 एम्पियर की परिभाषा, अगर हम I1 I2 कितना मान लें, 1 एम्पियर मान लें, क्या मान लें, और R या फिर D मान लेते हैं। D कितना मान लें, 1 मीटर मान लें, ठीक है ना। तो F12 बटे L बराबर F21 बटे L कितना बच जाएगा, μ0 अपॉन 2π बच जाएगा। कितना बच जाएगा, μ0 अपॉन 2π। μ0 का मान कितना है, 4π गुणा 10⁻⁷ बटे 2π। 2π से 4π काटोगे तो ये बचेगा आपका 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर बच जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये हुआ कि 1 एम्पियर वो धारा है जो निर्वात में रखे 1 मीटर की दूरी पर, जो निर्वात में जो तार रखे हैं वो 1 मीटर की दूरी पर रखे हों, तो उनके बीच में इकाई लंबाई पे बल कितना होना चाहिए, 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। ऐसी एक परिभाषा दी होगी आपके सिलेबस उसमें नोटबुक में, तो आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो नोट कर लो इसको जल्दी से। अब अपन बात करते हैं 9th क्वेश्चन की, ठीक है ना। 9th क्वेश्चन में आपका ट्रांसफार्मर दिया है, सिद्धांत क्या है, ऊंचाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर क्या है उल्लेखित कीजिए, और ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के कारणों का उल्लेख कीजिए। अच्छा खासा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हो, इसमें कोई खास वो नहीं है। इसके अथवा वाला देखते हैं क्या है। अथवा वाले में कह रहे हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उल्लेख कीजिए। ये भी हमने तुम्हें करवाए हुए हैं अपने। फैराडे का नियम है क्या, कोई भी कुंडली या चुंबक की अपन आपेक्षिक गति कराते हैं ना, तो उस कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, और अगर कुंडली बंद परिपथ में है तो उसमें करंट भी प्रेरित हो जाता है। ये पहला नियम है। और दूसरा नियम क्या है कि कुंडली में जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ये दूसरा नियम है, ठीक है ना। तो ऐसे उसको सिंपली आप लिख सकते हो। और इसमें एक अच्छा सा न्यूमेरिकल जरूर ऐड है। चुंबकीय फ्लक्स का समय के साथ समीकरण क्या दे रखा है, समय के साथ समीकरण दे रखा है फाई बराबर AT² प्लस BT प्लस C। ये इक्वेशन दे रखी है, बात समझ गए ना। हाँ, अब इसमें 2 पार्ट पूछे हैं। फर्स्ट पार्ट में आपसे कह रहे हैं कि A तथा B तथा C के मात्रक बताओ। पहले C की बात कर लेते हैं, ओके। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे कह रहे हैं A, B तथा C के
मात्रक। ओके, अब यहां देखो फाई इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो हमने जब 11th में फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया था तो वहां हम लोगों ने डायमेंशंस और वो विमा वाला चैप्टर पढ़ा था। डायमेंशंस कह दो इंग्लिश में या फिर हिंदी में विमा कह दो, ठीक है ना, वो चैप्टर पढ़ा था। उस चैप्टर में हमने एक चीज सीखी थी कि समान भौतिक राशि को ही जोड़ सकते हैं। समय है तो समय को समय में ही जोड़ पाएंगे और घटा पाएंगे। हाँ, गुणा किसी का भी कर सकते हो, जैसे द्रव्यमान और त्वरण का गुणा करते हैं तो हमें बल मिलता है, लेकिन हम द्रव्यमान और त्वरण को जोड़ नहीं सकते और घटा नहीं सकते। समान भौतिक राशियों को ही जोड़ा और घटाया जा सकता है। अब जैसे मान लो ये फ्लक्स है, ठीक है ना, तो बराबर वाला भी फ्लक्स ही होगा, बराबर वाला भी फ्लक्स ही होगा। और फ्लक्स को यहाँ 3 भागों में तोड़ रखा हो, बीच में क्या है प्लस, तो ये भी फ्लक्स होगा, ये भी फ्लक्स होगा और ये भी फ्लक्स होगा, ठीक है ना। तो अतः हम क्या लिख सकते हैं, ए टी स्क्वायर को हम किसके बराबर कर सकते हैं, फाई के। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई अपॉन टी स्क्वायर। अतः ए का मात्रक क्या हो जाएगा, ए का मात्रक हो जाएगा फाई का मात्रक बटे टी स्क्वायर का मात्रक। और फाई का मात्रक क्या है आपका, वेबर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। तथा बी टी बराबर क्या हो जाएगा, फाई, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, फाई बटे टी। तो बी का मात्रक क्या हो जाएगा, बी का मात्रक हो जाएगा आपका वेबर प्रति सेकंड। ओके, और सी का मात्रक क्या हो जाएगा, सी तो सीधा किसके बराबर होगा, फाई के बराबर। तो सी का मात्रक हो जाएगा आपका वेबर, सी का मात्रक हो जाएगा वेबर, सिंपली केवल वेबर। ओके, तो फर्स्ट आंसर तो ये हो गया। सेकंड आंसर में ये कह रहे हैं कि ए बी सी की वैल्यू दे रखी है। सेकंड वाले में ये कह रहे हैं ए बराबर कितना दे रखा है आपका 0.3, बी बराबर कितना दे रखा है 0.6 और सी बराबर कितना दे रखा है 0.8। तो टी बराबर 2 सेकंड पर आपको क्या निकालना है, ई निकालना है। अच्छा, ई का फॉर्मूला तो मैं अभी बताया था फैराडे के दूसरे नियम से। फैराडे के दूसरे नियम से जो ई होता है वो होता है आपका, फैराडे के दूसरे नियम से जो ई होता है वो होता है डी फाई बटे डी टी माइनस डी फाई बटे डी टी। और डी फाई बटे डी टी क्या होता है, फाई का अवकलन टी के सापेक्ष, फाई का अवकलन टी के सापेक्ष। तो अब यहां पे क्या करना है आपको, माइनस का डी अपॉन डी टी और फाई का मान रख दो वो वाला ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, इसका अवकलन कर लो। अब बायोलॉजी वाले बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है अवकलन करने में, टी के सापेक्ष अवकलन हो रहा है तो टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t, टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t प्लस बी इंटू टी का अवकलन हो जाएगा 1 और सी का हो जाएगा 0, क्योंकि सी में कोई टी है नहीं तो सी कांस्टेंट है। तो ये बच जाएगा माइनस का 2at प्लस बी। अब यहां देखो टी का मान रख दो, ई बराबर हो जाएगा माइनस का 2 इंटू ए की जगह क्या रखोगे 0.3 इंटू 2 प्लस 0.6, तो कितना बच जाएगा ये आपका 2 दूनी 4 थी 12, 1.2 प्लस 0.6, तो ई बराबर आ जाएगा आपका -1.8 वोल्ट। तो ये विद्युत वाहकबल हो जाएगा। तो इसके दोनों आंसर हो गए आपके, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको ये पूरा अनसॉल्व पेपर काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। जो जो चीज़ें मैंने आपको छुड़वाई हैं या तो वो आउट ऑफ सिलेबस हैं या 1-2 क्वेश्चन है थ्योरेटिकल हैं, उनको अगर अपन ऐड करते तो कम से कम इस वीडियो में 1.5-2 घंटा और ऐड हो जाते। तो आपसे रिक्वेस्ट है वो आप नोटबुक से या किसी भी सोर्स से बुक वगैरह से कर लें, ठीक है। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है ना तो आप हमें कमेंट करके बताएं तो हम उन पे अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं अगला वीडियो भी जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा। और लाइक कमेंट शेयर बनाए रखें और जुड़े रहें और अपने दोस्तों को जरूर जोड़ें। ओके बाय बाय, मिलते हैं अगले सेट में।